हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज हम कवर करेंगे सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की यूनिट 1 प्रोजेक्ट एवैल्यूएशन एंड प्रोजेक्ट प्लानिंग। काफ़ी आसान यूनिट है। इसका सिलेबस भी हम बिल्कुल AKTU सिलेबस से मैंने स्टिक करा हुआ है। सारे टॉपिक्स आपको कवर्ड मिलेंगे, जितने भी आपके टॉपिक सिलेबस में डिस्क्राइब्ड हैं। एक भी टॉपिक मैंने मिस आउट नहीं करा है। सो द फर्स्ट टॉपिक इज़ सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। तो भाई हमें नाम से ही पता चल रहा है कि सॉफ्टवेयर से रिलेटेड कोई प्रोजेक्ट है और हमें उसे करना है मैनेज। तो ये क्या होता है, एक डिसिप्लिन वे कि किस तरीके से हम अपने प्रोजेक्ट को प्लान कर रहे हैं, ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, लीड कर रहे हैं और कैसे कैसे उन चीज़ों को कंट्रोल कर रहे हैं। मतलब एक प्रॉपर वे, एक प्रॉपर डिसिप्लिन वे। मतलब अगर हम सोच रहे हैं कि भाई हम कल से 5 बजे उठ के रनिंग पर जाएंगे तो हम जाएंगे ही जाएंगे। तो एक डिसिप्लिन अपने प्रोजेक्ट के अंदर मेंटेन करना, उसे कैसे प्लान करेंगे, एक डिसिप्लिन के साथ उसे प्लान करना, सिमिलर वे में उसे ऑर्गेनाइज करना, लीड करना, तो उसी प्रोसेस को हम बोलते हैं सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। ताकि हमारा जो प्रोजेक्ट है वो प्रॉपर टाइम पर, विद इन द बजट और सेम क्वालिटी जैसे यूज़र हमारा चाहता है, जैसे जिस यूज़र ने हमें वो प्रोजेक्ट दिया है, यूज़र की क्वालिटी, सब चीज़ें, एक्सपेक्टेशंस मीट हो जाए। तो उस चीज़ के लिए एक प्रोजेक्ट को मैनेज करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। अब ये तो हमने देख लिया सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट क्या होता है, अब इसके गोल्स क्या होते हैं। द वेरी फर्स्ट थिंग इज़ क्लियर स्कोप एंड मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट। बिल्कुल हमारी मेंटेनेंस और स्कोप एकदम क्लियर हो जाता है। मतलब अगर हम किसी प्रोजेक्ट को बना रहे हैं एंड वी आर प्लानिंग इट इन अ वेरी डिसिप्लिन मैनर, देन वी नो कि भाई उस प्रोजेक्ट को कैसे हम अच्छे से उस प्रोजेक्ट के स्कोप्स क्या क्या है, फ्यूचर एस्पेक्ट क्या है इस प्रोजेक्ट का, कैसे कैसे हम इस चीज़ को मेंटेन कर सकते हैं। देन नेक्स्ट थिंग इज़ रियलिस्टिक शेड्यूल एंड बजट। मतलब हम कुछ भी आंख बंद करके प्राइस नहीं बता रहे, कुछ भी आंख बंद करके टाइम नहीं बता रहे। फॉर एग्जांपल अगर आपका प्रोजेक्ट का टाइम है कि भाई ये प्रोजेक्ट विद इन 2 मंथ बन सकता है, लेकिन आप कस्टमर से बोल रहे हो कि नहीं भाई मैं तो 1 महीने में बना के दे दूंगा, तो वो तो बिल्कुल रियलिस्टिक नहीं है। लेकिन अगर आप चीज़ों को मैनेज करोगे अच्छे से, उसका एक प्रॉपर रिकॉर्ड बनाओगे, देन यू विल गेट टू नो कि भाई एक रियलिस्टिक शेड्यूल आपके पास आएगा, एक रियलिस्टिक बजट आएगा। ऑल्दो एग्जैक्ट शेड्यूल और बजट आपके पास नहीं आएगा, बट एक काफ़ी रियलिस्टिक और प्रैक्टिकल शेड्यूल और बजट आपको पता चल जाएगा। नेक्स्ट इज़ हाई क्वालिटी सॉफ्टवेयर। मतलब जो भी सॉफ्टवेयर होगा उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी होगी, सारा रिस्क कंट्रोल हो जाएगा और कम्युनिकेशन टाइम टू टाइम बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होगा। ये पॉइंट्स मैंने बहुत ही छोटे छोटे लिखे हैं, आपको एग्जाम्स में इन्हें एलैबोरेट कर कर आना है, क्योंकि नोट्स बेफालतू में बहुत ज़्यादा लेंदी खींचते हैं। आई नो कि आप इसके अंदर की थ्योरी खुद से कुछ भी बनाकर लिख कर आओगे, थोड़ा सा पॉइंट से एलैबोरेट कर दोगे अपने आप से, इसलिए मैंने सिर्फ मेन हेडिंग्स यहाँ पर डाली हैं। सो हेयर कम्स द की एक्टिविटीज़ इन SPM। तो ये की एक्टिविटीज़ काफ़ी बार पूछ ली जाती है सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की। द वेरी फर्स्ट वन इज़ प्लानिंग। सबसे पहले अगर कोई भी प्रोजेक्ट हमारे पास आता है तो हम क्या करते हैं, उसे करते हैं हम प्लान। अब हमने अपनी चीज़ों को प्लान कर दिया, प्लान करने के बाद हम क्या करेंगे, उसे शेड्यूल करेंगे। मतलब हमने अभी प्लानिंग करी, फॉर एग्जांपल हमारे एग्जाम्स आ रहे हैं तो हमने क्या करा, हमने प्लानिंग करी कि भाई हमें ये पढ़ना है, ये नहीं आता, ये ऐसे करना है, ये ऐसे करना है। देन वी आफ्टर दैट वी यूज टू शेड्यूल आवर थिंग्स। शेड्यूल हम कैसे करते हैं उस चीज़ को कि भाई पहला पेपर इसका है तो मैं पहले इस चीज़ को कवर अप करके रख लेता हूँ, देन नेक्स्ट सब्जेक्ट पर हम तब जाएंगे, उसके बाद इस सब्जेक्ट में जाएंगे, इसमें मेरे को काफ़ी कुछ आता है तो इसे हम लास्ट में देखेंगे ताकि टाइम भी ना बचे, तब भी एग्जाम से पहले हम इसे पढ़ पाए। सो दिस वे वी यूज टू शेड्यूल आवर थिंग्स। तो इसी तरीके से हम अपने प्रोजेक्ट को शेड्यूल करते हैं प्लान करने के बाद, एंड वी एस्टिमेट दैट टाइम एंड योर कॉस्ट। ठीक है, उसके बाद अब हमने शेड्यूलिंग कर ली, एस्टिमेशन कर लिया। अब अपनी टीम को बताना पड़ेगा कि भाई आपको ये काम करना है, आपको ये चीज़ें मैनेज करनी है, अपनी टीम को मैनेज करना है। टीम को मैनेज करने के बाद हमें रिस्क देखने हैं कि भाई इस प्रोजेक्ट में क्या क्या रिस्क आ सकते हैं। आफ्टर दैट उस पूरी चीज़ को, जब वो प्रोजेक्ट वाला फेज बन रहा है, उस पूरी चीज़ को हमें मॉनिटर एंड कंट्रोल करना है। सो इन चीज़ों को आपको इलाबोरेट कर कर आना है। मैंने समझा दिया है क्या क्या होता है। सो नाउ व्हाई इट नीड मैनेजमेंट। अब इसमें मैनेजमेंट की ज़रूरत क्यों पड़ती है भाई, हमने बोला टीम की मैनेजमेंट की ज़रूरत है, रिस्क मैनेजमेंट की ज़रूरत है। सो इट नीड मैनेजमेंट बिकॉज बार बार प्रोजेक्ट्स में ऐसा हो सकता है कि थोड़े बहुत चेंजेस आ सकते हैं। अब चेंजेस आ सकते हैं मतलब हमने अगर कोई डेवलपर की टीम असाइन करी है और बाद में वो चली जाए तो हम कैसे उन चेंजेस को करेंगे। तो हमें उस चीज़ के लिए प्रॉपर मैनेजमेंट की ज़रूरत होती है। कभी कभी बग्स इनविजिबल होते हैं, टेस्टिंग के टाइम हमें बग्स क्लियर नहीं दिखते कि भाई ये बग आ रहा था हमारे प्रोजेक्ट में। सो बाद में वो बग निकल कर आता है एंड दैट क्रिएट्स अ प्रॉब्लम इन आवर प्रोजेक्ट। जिस प्रोजेक्ट पर हमने बहुत ज़्यादा मेहनत करी है, एट द एंड उसमें कोई ना कोई छोटा मोटा इशू आ जाता है। प्रोग्रेस एंड हार्ड टू मेजर। मतलब प्रोग्रेस हमारी कभी कभी बहुत मुश्किल होती है मेजर करनी। स्मॉल डिलेज की वजह से हमारा जो चीज़ें हमारी फास्ट प्रोड्यूस होने वाली थी वो धीरे धीरे प्रोड्यूस होने लग जाती है।
Here comes the importance of SPM. Importance क्या है SPM की, सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इतना ज़्यादा ज़रूरी क्यों है? द वेरी फर्स्ट थिंग इज़ कि भाई हम अपने प्रोजेक्ट को बिल्कुल विद इन द टाइम और विद इन द बजट हम अपने कस्टमर को दे सकते हैं। जितना टाइम हमने बनाया उतने एस्टिमेटेड टाइम में हमारा जो प्रोजेक्ट है वो बनकर तैयार हो जाएगा और उतनी ही कॉस्ट या फिर बजट हमारा लगेगा, हमें प्रॉफिट भी होगा। इसका मतलब ये नहीं है अगर हम किसी चीज़ को कुछ काम करके दे रहे हैं, किसी कस्टमर को हम काम करके दे रहे हैं तो हमें लॉस होगा। हम पहले से वो चीज़ें एस्टिमेट करके चलते हैं तो हमें फ़ायदा होता है कि भाई उस टाइम में वो चीज़ें बन गई हैं और उस प्रॉपर बजट में वो चीज़ें हो गई हैं। नेक्स्ट इज इम्प्रूव सॉफ्टवेयर क्वालिटी। इम्प्रूव सॉफ्टवेयर क्वालिटी का मतलब क्या है? हमारे बग्स कम होंगे, परफॉर्मेंस बेटर हो जाएगी और यूज़र भी बहुत अच्छे से सेटिस्फाई हो जाएगा। हमारी जो ओवरऑल क्वालिटी है सॉफ्टवेयर की वो बहुत अच्छी निकल कर आएगी। द नेक्स्ट थिंग इज इट रिड्यूसेस द रिस्क। अपनी रिस्क को कम कर देती है। मतलब अगर हम प्लानिंग ना करें किसी चीज़ की, डायरेक्ट एग्जीक्यूशन पर चले जाएं तो हमें भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। भाई हमें समझ नहीं आएगा अब नेक्स्ट स्टेप क्या करें। लेकिन अगर वो चीज़ प्री प्लान्ड होगी हमारे लिए तो बहुत ईजी से उसे ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, हमारे रिस्क सारे ख़त्म हो जाएंगे। ऑर्गेनाइजर्स एंड टीम वर्क एफिशिएंटली, मतलब हम चीज़ों को ऑर्गेनाइज करते हैं, हर टीम को अपनी उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एक्सप्लेन करते हैं, उन्हें बताते हैं कि भाई आपकी जॉब ये है, यू हैव टू डू दिस थिंग। तो मतलब सबके रोल्स एकदम क्लियर होते हैं। कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो जाती है जब सबको अपने रोल्स पता है। अगर किसी को किसी चीज़ से डाउट होगा वो आपस में इंटर कम्युनिकेशन करके उस चीज़ को सॉल्व कर सकते हैं। द नेक्स्ट इज इट अवॉइड्स डुप्लीकेशन ऑफ वर्क। मतलब अगर कोई काम डुप्लीकेट हो रहा है, मतलब अगर हम एक सिंगल पर्सन को वो चीज़ें दे दें काम करने के लिए, दैट विल बी प्रॉब्लमैटिक। अगर वो इंसान बिना किसी प्लानिंग के उस काम को कर रहा है सो दैट विल क्रिएट अ प्रॉब्लम। लेकिन यहाँ पर हमें पता होगा हम इजीली प्री प्लान कर रहे हो तो ये चीज़ एक बार हो चुकी है, ये चीज़ हमें नहीं करनी है। सो डुप्लीकेसी ऑफ वर्क्स को अवॉइड करता है। कंट्रोल स्कोप क्रीप, मतलब ये इंश्योर करता है कि भाई हमारे जो चेंजेस हैं वो अप्रूव्ड हैं, बेफालतू में तो हम कुछ चीज़ें नहीं कर रहे हैं। हमारा एक एंड गोल होता है कि हमें एक स्टेबल प्रोजेक्ट बनाना है। मेक्स प्रोग्रेस मेजरेबल, मतलब मैनेजर कैन सी वर्ड्स टन। मैनेजर देख सकता है क्या चीज़ हो रही है, क्या चीज़ डीले हैं और उन सारी चीज़ों को फिक्स कर सकता है और हमारी प्रोजेक्ट में ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी को इंश्योर कर सकता है। नेक्स्ट इज अलाइन सॉफ्टवेयर विद बिजनेस गोल्स, मतलब हमारा जो सॉफ्टवेयर है उसे बिजनेस गोल्स है, मतलब ये रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम कैसे सॉल्व कर रहा है, कैसे ये हमारी मार्केट में सर्वाइव कर पाएगा, उस चीज़ को भी इंश्योरिटी देता है हमारा प्रॉपर सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। मतलब अगर हम जितना अच्छे से उस चीज़ को मैनेज करेंगे, जितने अच्छे से उसके स्कोप्स और गोल्स को डिस्कस करेंगे, उतना ही ज़्यादा वो चांसेस होंगे कि वो मार्केट में सर्वाइव कर पाए। द नेक्स्ट कम इज योर प्रोजेक्ट मैनेजर। अब प्रोजेक्ट मैनेजर क्या होता है? हमारा एक लीडर हम इसे बोल सकते हैं, जैसे कि हमारे स्पोर्ट्स में एक लीडर होता है, सो सेम वे में प्रोजेक्ट मैनेजर हमारा एक लीडर होता है जो पूरी प्रोजेक्ट को लीड कर रहा होता है। सो हेयर आर सम रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ अ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है कि भाई उसे सारी चीज़ प्री प्लान करनी होती हैं। आफ्टर दैट ऑर्गेनाइजिंग, सारे कामों को ऑर्गेनाइज करना है कि भाई आपको ये करना है, ये करना है, ये करना है। देन स्टाफिंग, स्टाफिंग का मतलब क्या है? हर चीज़ के, फॉर एग्जांपल बहुत सारे मॉड्यूल्स बन रहे हैं, मॉड्यूल्स बनाने के लिए हमें एसडी चाहिए होंगे या फिर डिज़ाइनर चाहिए होगा। हमें फॉर एग्जांपल हमारा मे बी ऐसा हो सकता है कि भाई जो डिज़ाइनर है उसे कोडिंग ना आती हो, या जो कोडिंग वाला इंसान है उसे डिज़ाइनिंग ना आती हो, तो हमें मे बी अलग अलग इंसान को असाइन करना पड़े। सो दिस पर्सन जो हमारा प्रोजेक्ट मैनेजर होता है वो सब लोगों को असाइन करता है, उन्हें स्टाफ को डिसाइड करता है कि भाई हमें सॉफ्टवेयर डेवलपर चाहिए, कोडिंग के लिए डिज़ाइनर चाहिए, हमारे यूआई को बनाने डिज़ाइन करने के लिए, मॉड्यूल्स को डिज़ाइन करने के लिए। देन वी ऑल्सो नीड एनालिस्ट फॉर टेस्टिंग एंड ऑल, मतलब सब चीज़ों के लिए हमें कोई ना कोई इंसान चाहिए, तो स्टाफ्स को तैयार करता है। देन डायरेक्टिंग, डायरेक्टिंग का मतलब क्या है? अब उसने स्टाफ्स तो बना लिया, उन्हें उनके रोल्स को बताना कि भाई आपको ये काम करना है, आपको ये मॉड्यूल डिज़ाइन करना है, आपको ये कोडिंग करनी है, ये मॉड्यूल यहाँ से बना हुआ है, यू हैव टू कोड दिस एग्जैक्ट मॉड्यूल, समथिंग लाइक दैट। आफ्टर दैट मॉनिटरिंग, मॉनिटरिंग का मतलब क्या है? वो इंश्योर कर रहा है कि जो उसने ऊपर डायरेक्ट करा है वो चीज़ें वैसी चल रही है, मतलब जो रोल उसने डिज़ाइनर को या फिर अपने कोडर को दिया है वो इंसान वो टाइम पर चीज़ों को कर रहा है या फिर डिले तो नहीं कर रहा, आप कहीं लैग तो नहीं कर रहे अपने प्रोजेक्ट में। नेक्स्ट इज कंट्रोलिंग, सब चीज़ों को कंट्रोल करना, सारे प्रोजेक्ट्स को टेस्ट करना, एक बार खुद से भी देखना। ये नहीं कि सिर्फ और सिर्फ उन्हीं के ऊपर काम थोप देना जिनको आपने रोल्स असाइन करे, आपको खुद भी सारी चीज़ों को एक बार देखना पड़ेगा, मैनेज करना पड़ेगा चीज़ों को। सो दीज आर द रोल्स ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजर। प्रोजेक्ट मैनेजर बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, हमारा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन योर सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। द नेक्स्ट इज इनोवेटिंग, मतलब प्रोजेक्ट मैनेजर ही एक ऐसा इंसान होता है जो सोचता है कि भाई इस प्रोजेक्ट को कैसे हम और ज़्यादा इनोवेट बना सकते हैं, क्योंकि जिस इंसान को आपने रोल साइन करने के लिए दिया है वो क्या करेगा?
वो तो सिंपल उस सेम डिज़ाइन को आपको बना के दे देगा, उसे इनोवेटिव तो आपको ही बनाना पड़ेगा, वो आपकी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है। द नेक्स्ट इज रिप्रेजेंटिंग, अगर आप उसे किसी और कंपनी में रिप्रेजेंट कर रहे हो या फिर कस्टमर को रिप्रेजेंट कर रहे हो, वो भी आपको ही करना पड़ेगा। दिस इज ऑल्सो द वर्क ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजर। नेक्स्ट इज प्रोजेक्ट प्लानिंग। प्रोजेक्ट प्लानिंग क्या होता है? हमारा एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हम ऑर्गेनाइज करते हैं सारी चीज़ों को, ताकि हमारा जो प्रोजेक्ट है उसके गोल्स कंप्लीट हो पाएँ, उसके टास्क कंप्लीट हो पाएँ, प्रॉपर टाइम में हम चीज़ों को कर पाएँ। तो मतलब यहाँ पर हम कर रहे हैं अपने प्रोजेक्ट को प्लान। जो हमने पीछे सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट पढ़ा था उसमें एक पॉइंट था प्लानिंग। तो ये वही चीज़ है कि कैसे कैसे हमारे क्या क्या गोल्स होंगे, कौन कौन से टास्क होंगे, कौन कौन से रिसोर्सेज हमें चाहिए होंगे, क्या कितना टाइम लगेगा, कैसी कैसी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, वो सारी चीज़ें हमें यहाँ पर प्लान करनी है, एग्जीक्यूट नहीं करनी, सिर्फ प्लान करनी है। सो इट इज़ लाइक अ रोड मैप, मतलब एक रोड मैप है। अब आप सब बीटेक के स्टूडेंट हो, आपको एक रोड मैप मिल जाए कि फॉर एग्जांपल आपको बोल दे कि भाई आपको एआई करनी है, आपसे बोल दे एमएल सीख लो, डीप लर्निंग सीख लो, देन एआई का कोर्स करो, समथिंग लाइक दैट। एक प्रॉपर रोड मैप आपको कोई प्रोवाइड कर दे। सिमिलर वे में यहाँ पर हमारा ये एक रोड मैप की तरह वर्क करता है कि हमें क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है, सारी चीज़ें हमें प्रोजेक्ट प्लानिंग से मिलती हैं। सो इट इन्वॉल्व्स प्रोजेक्ट के गोल्स को डिफाइन करना, उसके स्कोप को आइडेंटिफाई करना, अपने टास्क को चीज़ों में, अपने जो टास्क है उसे चीज़ों में डिवाइड करना, उन्हें एनालाइज करना, उन्हें डिज़ाइन करना, डेवलपमेंट, टेस्टिंग, डिप्लॉइंग कैसे कैसे करेंगे। यहाँ पे एग्जीक्यूशन नहीं करना, याद रखना, हम प्लान कर रहे हैं, सिर्फ चीज़ों को प्लान करेंगे कि कैसे कैसे हम डिज़ाइन बनाएंगे, कैसे कैसे हमें डेवलप करना है, कैसे टेस्टिंग करनी है, कैसे डिप्लॉय करना है। देन वी यू हैव टू क्रिएट अ टाइमलाइन, मतलब कितने टाइम में हमारा एनालिसिस हो जाएगा, कितने टाइम में डिज़ाइन बन जाएगा, डेवलपमेंट एंड ऑल ऑफ दीज, हम सबका टाइम एस्टिमेट करना है। आफ्टर दैट वी हैव टू एलोकेट द रिसोर्सेज, भाई कि हमें एनालिसिस करने के लिए कितने क्या क्या रिसोर्सेज चाहिए, कौन कौन से टूल्स चाहिए, डिज़ाइनिंग के लिए कौन से टूल्स चाहिए, डेवलपमेंट के लिए कौन से टूल्स चाहिए, उन सबको एलोकेट करना। देन रिस्क मैनेजमेंट, कि ये प्रोजेक्ट हम बना तो रहे हैं, इसमें कौन कौन से रिस्क हैं, एंड देन हाउ कैन वी अवॉइड दोज रिस्क। अब जो हमारे रिस्क इसमें आ रहे हैं, मतलब जिन जिन रिस्क की इसमें चांसेस हैं, तो उन रिस्क को हम कैसे कैसे अवॉइड कर सकते हैं। सो दिस इज़ द ओनली की एस्पेक्ट ऑफ योर प्रोजेक्ट प्लानिंग। द नेक्स्ट कम्स इज योर प्रोसीडिंग ऑर्डर। प्रोसीडिंग ऑर्डर का मतलब क्या है कि कैसे कैसे हमें एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करना है। ऑर्डर से ही हमें पता चल रहा है एक सीक्वेंस की कैसे कैसे हमारे प्रोजेक्ट की एक्टिविटीज़ काम करेंगी। इट शोज विच टास्क मस्ट स्टार्ट और फिनिश बिफोर अनदर टास्क बिगिन। तो ये दिखाता है हमारा कौन सा टास्क शुरू से एंड तक चलना चाहिए, कैसे कैसे होना चाहिए। इसके 4 टाइप होते हैं। द वेरी फर्स्ट वन इज़ योर फिनिश टू स्टार्ट। तो फिनिश टू स्टार्ट का मतलब क्या होता है कि हमारा जो एक टास्क है वो पहले फिनिश हो जाना चाहिए जब तक दूसरा टास्क शुरू हो। मतलब अगर हमने कोई एक काम पकड़ लिया है, वो दूसरा काम तभी होना चाहिए जब वो एक काम कंप्लीट हो जाए। इसका मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल आपको देके बताती हूँ। फॉर एग्जांपल इसका एक एग्जांपल हो गया कि पहले कोडिंग करते हैं, कोडिंग ख़त्म होगी तभी हम टेस्ट कर सकते हैं। भाई बिना कोडिंग के अगर हमारा कोड ही नहीं हुआ है तो हम टेस्ट किस चीज़ को करेंगे। तो फिनिश टू स्टार्ट के अंदर आता है कि पहले हमें कोडिंग करनी है, उसके बाद ही टेस्टिंग हो सकती है। द नेक्स्ट इज योर स्टार्ट टू स्टार्ट। स्टार्ट टू स्टार्ट का मतलब क्या है कि दो जो प्रोग्राम है हमारे वो सेम टाइम पर स्टार्ट हो सकते हैं। टू टास्क स्टार्ट एट द सेम टाइम और वन स्टार्ट एट द अनदर बिगिन्स। मतलब या तो दोनों के दोनों एक साथ स्टार्ट हो सकते हैं या फिर एक टास्क एक चल रहा है कॉन्टिन्यूएशन में और दूसरा स्टार्ट हो गया, ऐसे हो सकता है। इसका एग्जाम्पल मैं देके बताती हूँ। फॉर एग्जाम्पल आप कोडिंग कर रहे हो, कोडिंग के साथ साथ आप डॉक्यूमेंटेशन भी कर रहे हो। कोडिंग एंड डॉक्यूमेंटेशन मतलब दोनों चीज़ों को आप साथ के साथ लेकर चल रहे हो। द नेक्स्ट इज योर फिनिश टू फिनिश। फिनिश टू फिनिश का मतलब क्या होता है कि दोनों टास्क हमारे सेम टाइम पर ख़त्म होने चाहिए। ऐसा नहीं कि भाई एक टास्क ख़त्म हो गया और दूसरा ख़त्म ही नहीं हुआ। फिनिश टू फिनिश में हमारे दोनों टास्क एक साथ ख़त्म होने चाहिए। इसका एग्जाम्पल हमारा क्या होगा? इसका एग्जाम्पल होगा हमारा टेस्टिंग एंड डीबगिंग। मतलब अगर हम किसी चीज़ को टेस्ट करते हैं तो टेस्टिंग और डीबगिंग हमारी साथ में चल रही होती है। सो टेस्टिंग और डीबगिंग इसी का एग्जाम्पल है। आफ्टर दैट स्टार्ट टू फिनिश। स्टार्ट टू फिनिश में क्या आता है दैट सेकेंड टास्क कैन नॉट फिनिश अंटिल वन स्टार्ट। मतलब दूसरा टास्क हमारा फिनिश नहीं हो सकता जब तक पहला हमारा शुरू ही ना हुआ हो। सो दिस वॉज ऑल अबाउट प्रोसीडिंग ऑर्डर। नेक्स्ट टॉपिक इज़ योर मेथोडोलॉजी। ये काफ़ी बार पूछ लिया जाता है आपसे। वाटरफॉल मॉडल हमारी मेथोडोलॉजी सबसे पहले मेथोडोलॉजी है। सो ये क्या है? हमारी एक लीनियर सीक्वेंशियल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टेक्नोलॉजी है जहाँ पर हर एक फेज़ कंप्लीट होता है, मतलब एक ही आइट्रेशन में चीज़ें चलती हैं। अब वाटरफॉल नाम क्यों है इसका? क्योंकि ये वाटरफॉल की तरह ही वर्क करती है। मतलब जैसे जैसे हमारा वाटरफॉल काम करते हैं, जैसे हमारा झरना होता है, एक ही डायरेक्शन में ऊपर से पानी गिरेगा नीचे तक वो पानी आएगा, सिमिलर वे में वाटरफॉल हमारा वर्क करता है। सो दैट्स व्हाई इट इज़ नोन एज वाटरफॉल।
और यहाँ पर कोई फीडबैक सिस्टम नहीं होता। तो वाटरफॉल भी हमारे दो तरीके के होते हैं। पहला हमारा होता है क्लासिकल एंड द नेक्स्ट वन इज़ योर आइटरेटिव। तो क्लासिकल में क्या होता है, कोई फीडबैक नहीं होता, मतलब जो अभी हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं वो क्लासिकल है, लेकिन मैं आइटरेटिव भी आपको साथ के साथ बता दूंगी। देखो यहाँ पर आप देख रहे हो डायग्राम को, अगर आप अच्छे से देखोगे तो यहाँ पर हम एक पाथ से दूसरे पाथ पे जा पा रहे हैं, लेकिन दूसरे पाथ से ऊपर नहीं आ पा रहे हैं। हमारे पास कोई फीडबैक नहीं है, हम ऊपर वाले इंसान को कोई फीडबैक नहीं दे सकते। सो दिस कम्स अंडर द क्लासिकल। और आइटरेटिव की अगर मैं बात करूँ तो उसमें फीडबैक हो जाता है, मतलब यहाँ से हम फीडबैक दे सकते हैं, इनिशियल लेवल से हम सबको फीडबैक दे सकते हैं। सो द वेरी फर्स्ट स्टेप इज़ योर रिक्वायरमेंट एनालिसिस। रिक्वायरमेंट एनालिसिस का मतलब क्या है, क्या क्या चीज़ें हमें चाहिए, उन सारे डॉक्यूमेंट्स को हमें कलेक्ट करना है। आफ्टर दैट हमने कलेक्ट कर लिया, अब हमारे पास डॉक्यूमेंट है भाई, हम बनाएंगे अपना डिज़ाइन, मतलब हम ब्लूप्रिंट बना रहे हैं। जो भी चीज़ हमें बनानी है उसका हमने ब्लूप्रिंट बनाना है। ब्लूप्रिंट बना ली, ब्लूप्रिंट बनाने के बाद हमें उसे एक्चुअल लाइफ में इम्प्लीमेंट करना है। जो भी हमने डिज़ाइन बनाया हमने करना है उसे कोड, मतलब एक्चुअली में हमें उस चीज़ को रियल लाइफ में कन्वर्ट करना है, रियल लाइफ प्रोजेक्ट में। अब हमारी कोडिंग हो गई है, मतलब हमारा प्रोजेक्ट बन गया। हमें टेस्टिंग भी तो चाहिए कि भाई कैसे कैसे हमारी चीज़ें ख़त्म हुई हैं। सो वी विल आइडेंटिफाई एंड फिक्स एरर इन द सिस्टम। हम ढूंढेंगे कि भाई कोई एरर तो नहीं है और उसे फिक्स करेंगे। आफ्टर दैट डिप्लॉयमेंट, इट विल डिलीवर सिस्टम टू यूज़र्स। यूज़र को ये सिस्टम डिलीवर करके देगा। डिप्लॉयमेंट मतलब हमने टेस्ट कर लिया, हमारी वेबसाइट अब एकदम चटाचक काम कर रही है, अच्छे से काम कर रही है, देन वी हैव टू डिप्लॉय आवर वेबसाइट। हमने क्या करना है, उसे डिप्लॉय करना है, मतलब डिलीवर करना है ऐसे यूज़र को डिलीवर करती हम क्या करेंगे, इसकी मेंटेनेंस करेंगे। मेंटेनेंस का मतलब अपडेट करेंगे, फिक्स करेंगे सिस्टम को रिलीज़ करने के बाद। अब इसके एडवांटेजेस क्या क्या होते हैं कि ये बहुत ही सिंपल है, ईजी टू यूज़ है, क्योंकि हम देख पा रहे हैं बहुत ही आसान सा मॉडल है, ईजिली हम इसे यूज़ कर सकते हैं। आफ्टर दैट छोटे प्रोजेक्ट्स के लिए बहुत ही आसान है, क्योंकि फीडबैक की ज़रूरत नहीं है। छोटे प्रोजेक्ट में हमें ज़्यादा फीडबैक्स की ज़रूरत नहीं होती। डिसएडवांटेज क्या है, चेंजेस करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा क्योंकि कोई फीडबैक ही नहीं है, और लार्ज प्रोजेक्ट्स के लिए बिल्कुल एफिशिएंट नहीं होते हैं। नेक्स्ट कम्स इज़ योर एजाइल मॉडल। अगर एजाइल मॉडल की मैं बात करूं तो ये क्या है, एक आइटरेटिव और फ्लेक्सिबल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट अप्रोच है, जहां पर प्रोजेक्ट हमारा बनता है छोटे छोटे पार्ट्स में, मतलब छोटे छोटे पार्ट्स में, जैसे हम आइटरेशंस बोलते हैं, उसी को आप बोलते हैं एजाइल मॉडल। इसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल में देखेंगे। इसके कुछ फेजेस होते हैं। द वेरी फर्स्ट फेज इज़ योर प्लानिंग। प्लानिंग का मतलब क्या है, हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं फीचर्स टू द डेवलपर्स, मतलब हम अपनी चीज़ों को, जैसे हमने वो लास्ट पीछे प्लानिंग वाला फेज़ पढ़ा था, उसी को ही थोड़ा समराइज़ करके यहाँ पर एलाबोरेट करके आ जाना। द नेक्स्ट इज योर स्प्रिंट। स्प्रिंट का मतलब क्या है, हम फीचर्स को डेवलप कर रहे हैं छोटे छोटे साइकिल्स में, मतलब एक साथ हम प्रोजेक्ट बनाकर नहीं दे रहे हैं, थोड़ा थोड़ा उसका पोर्शन हम बनाकर दे रहे हैं। देन उस पोर्शन को हम टेस्ट कर रहे हैं। जितना भी हमने अपने प्रोजेक्ट का पोर्शन बनाया, छोटा पोर्शन हमने बनाया, अभी हमने देखा एजाइल में क्या होता है, छोटे छोटे आइटरेशंस में हम काम करते हैं। तो यहाँ पर भी वही करा, हमने छोटा सा एक फीचर बनाया, फीचर को टेस्ट करा, टेस्ट करने के बाद हमने स्टेक होल्डर को दिया, उससे रिव्यूज़ मांगे कि क्या कैसा है वो प्रोजेक्ट। उसके बाद हमें वो स्टेक होल्डर एक फीडबैक प्रोवाइड करेगा। उस फीडबैक के बेसिस पर अगर वो फीडबैक अच्छा हुआ तो उसे हम फाइनल करके एक फाइनल प्रोजेक्ट बना देंगे। लेकिन अगर वो फीडबैक ख़राब हुआ, मतलब कुछ चेंजेस करने के लिए बोले या फिर कुछ इंप्रूवमेंट करने के लिए बोले, तो वी विल इम्प्रूव दैट थिंग ऑन द बेसिस ऑफ द फीडबैक। और उस फीडबैक के बेसिस पर हम अपने साइकिल को करेंगे रिपीट। पहले प्लान करेंगे अपने छोटे से स्प्रिंट को, मतलब एक फीचर को डेवलप करेंगे, टेस्ट करा, रिव्यू करवाया कि भाई सजेशंस मांगे, हमें कुछ सजेशंस मिले, इम्प्रूव करा, फिर से ये साइकिल रिपीट होता चला जाएगा जब तक हमारी सजेशंस फीडबैक एकदम चटाचक करेक्ट नहीं आता है। सो नाउ व्हाट आर इट्स एडवांटेज। इसका एडवांटेज क्या है कि बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल है और चेंजेस आसानी से हो सकते हैं। वाटरफॉल में क्या हमारा एक डिसएडवांटेज आ रहा था, उसकी लिमिटेशंस यही थी कि भाई हम चेंजेस अच्छे से नहीं कर पा रहे थे। कस्टमर का फीडबैक एकदम कॉन्टीन्यूस वे पर आता है, डिलीवरी भी बहुत ज़्यादा फास्ट होती है। अब इसका डिसएडवांटेज क्या है, दैट इट इज़ डिफिकल्ट टू एस्टिमेट टोटल कॉस्ट एंड टाइम। अब यहाँ पर हम टोटल कॉस्ट और टाइम बता ही नहीं सकते हैं, वहाँ पर हम टोटल कॉस्ट और टाइम ईजिली एस्टिमेट कर पा रहे थे। लेकिन यहाँ पर मान लो वो सेटिस्फाई नहीं हुआ, काम था आपका 2 महीने का, लेकिन वो तीसरे महीने तक काम को चलाते जा रहा और इम्प्रूवमेंट दे रहा है। इट ऑल्सो रिक्वायर्स एक्सपीरियंस टीम मेंबर्स। एक्सपीरियंस टीम मेंबर्स की ज़रूरत होती है और डॉक्यूमेंटेशन हमारी थोड़ी बहुत लिमिटेड होती है क्योंकि बार बार चेंजेस हो रहे होते हैं। सो नेक्स्ट कम्स इज़ योर PRINCE2 मेथड। PRINCE2 मेथड की फुल फॉर्म क्या होती है, प्रोजेक्ट इन कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट। ये क्या है, हमारा एक स्ट्रक्चर्ड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट मेथडोलॉजी है जो कि बहुत ज़्यादा यूज़ होता है विद योर क्लियर ऑर्गेनाइजेशन एंड कंट्रोल। सो इसके स्टेप्स क्या हैं, पहला स्टार्टिंग अप आ प्रोजेक्ट, मतलब हमें अपने प्रोजेक्ट आइडिया को डिफाइन करना है और उसकी फीजिबिलिटी को चेक करना है। फीजिबिलिटी की अगर मैं बात करूँ तो मतलब हमें चेक करना है कि जो हम प्रोजेक्ट बना रहे हैं वो ह्यूमनली पॉसिबल है या फिर नहीं।
हम उतने, हमारे पास उतना बजट है उस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए, हमारे पास उतने टीम मेंबर्स हैं उसे बनाने के लिए, वो प्रोजेक्ट हमारा लीगल है या फिर नहीं। इनिशियलाइजिंग अ प्रोजेक्ट मतलब हमें प्लान करना है उस चीज़ को, अच्छे से उसे स्ट्रक्चर्ड करना है। आफ्टर दैट डायरेक्टिंग अ प्रोजेक्ट मतलब प्रोजेक्ट बोर्ड सुपरवाइजेज द प्रोजेक्ट, जो भी प्रोजेक्ट का बोर्ड होगा वो हमें सुपरवाइज करेगा कैसे कैसे उस प्रोजेक्ट को बनाना है। देन आफ्टर दैट विल कंट्रोल ऑल द एक्टिविटीज़ ऑफ दो स्टेजेस, जो हमें ऊपर डायरेक्ट करी गई है उन सबको कंट्रोल करना है। कंट्रोल करने के बाद क्या होगा, अब वो चीज़ें कंट्रोल हो रही हैं तो कोई मैनेज करने के लिए भी चाहिए। सो हेयर विल मैनेज द प्रोजेक्ट। मैनेजमेंट के अंदर क्या क्या होता है, मैनेजमेंट के अंदर प्रोजेक्ट डेवलप होता है और वो डिलीवर करता है एक आउटपुट। आफ्टर दैट मैनेजिंग स्टेज बाउंड्रीज। मैनेजिंग स्टेज बाउंड्रीज का मतलब क्या है, हम रिव्यूज़ कलेक्ट करेंगे एंड देन हमारा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा और वो इवैल्यूएशन पर जाएगा। इसके एडवांटेजेस क्या होते हैं कि रोल्स एकदम, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एकदम क्लियर होती हैं। स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट कंट्रोल एंड मॉनिटरिंग मतलब हमारा जो प्रोजेक्ट होता है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है, बहुत अच्छे से काम करता है ये लार्ज और कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट्स के साथ। इसके डिसएडवांटेज क्या होते हैं, दैट इट कैन बी कॉम्प्लेक्स एंड डॉक्यूमेंटेशन हैवीली, मतलब बहुत कॉम्प्लेक्स हो सकता है। अभी हमने ऊपर इसकी प्रोसीजर देखी, काफ़ी कॉम्प्लेक्स जा रही थी। सो इट कैन बी कॉम्प्लेक्स इन द सेंस थियोरिटिकल वे में नहीं, लेकिन अगर हम किसी प्रोजेक्ट की बात करें तो इट विल बी अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड थिंग। इसके डॉक्यूमेंटेशंस काफ़ी हैवी हो जाएंगे। इट इज़ ऑल्सो लेस फ्लेक्सिबल देन एजाइल, बहुत कम फ्लेक्सिबल है और लार्ज प्रोजेक्ट्स के लिए सूटेबल नहीं है। नेक्स्ट कम्स आर योर कैटेगरीज ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट। कैटेगरीज कौन कौन सी है, 3 तरह के बेसिस पर हम अपने सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट को कैटेगराइज करते हैं। द वेरी फर्स्ट वन इज़ योर कंपलसरी यूज़र, द नेक्स्ट इज़ योर वॉलंटरी यूज़र। तो कंपलसरी यूज़र का मतलब क्या है, इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी वेबसाइट पर गए, आप इंस्टाग्राम पर ही चले गए। इंस्टाग्राम का हम एग्जाम्पल लेते हैं। आप इंस्टाग्राम को बिना लॉगिन के यूज़ नहीं कर सकते, आपको अपनी वैलिड आईडी चाहिए। मतलब आपने वहाँ पर लॉगिन करने के लिए अपने आईडी डालोगे, अपना पासवर्ड एक डालोगे, देन यू विल लॉग इन इट और उसके बाद आपको इंस्टाग्राम का एक्सेस मिलेगा। बिना लॉगिन और पासवर्ड डाले आपको इंस्टाग्राम का एक्सेस नहीं मिलेगा। सो दैट कम्स अंडर योर कंपलसरी यूज़र। तो नेक्स्ट इज़ योर वॉलंटरी यूज़र। वॉलंटरी यूज़र की अगर मैं बात करूँ, फॉर एग्जाम्पल आपका MS वर्ड हो गया या फिर MS वर्ड, सो आपका MS वर्ड हो गया या फिर कोई भी एक ऐसी एप्लीकेशन जो आपसे आपकी डिटेल्स नहीं मांग रही है, डायरेक्ट आपने ऐप को क्लिक करा और वो एकदम से खुल गया और वो सिस्टमैटिक तरीके से आपसे इंटरेक्ट कर रहा है। सो दोज आर नोन एज योर वॉलंटरी यूज़र्स। नेक्स्ट इज इंफॉर्मेशन सिस्टम वर्सेस एम्बेडेड सिस्टम। इंफॉर्मेशन सिस्टम का मतलब क्या है, हम इसका एग्जाम्पल से समझेंगे। जैसे कि लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करी, प्रोसेस करी और उसे मैनेज करे। जैसे कि अगर लाइब्रेरी में एक लाइब्रेरियन होता है, लाइब्रेरियन क्या करता है, आपकी बुक्स लेता है, मतलब आपने कोई बुक बताई तभी वो आपको वो बुक देगा और उसे तभी अपने रिकॉर्ड्स में कलेक्ट करेगा। ऐसे तो वो अपने रिकॉर्ड्स, ऐसे तो उसे सपने नहीं आएंगे कि ये बच्चा बुक लेने आने वाला है तो मैं अपने रिकॉर्ड में ये डाल देता हूँ। जब आप उसके पास जाओगे, उसे इन्फॉर्मेशन मिलेगी, वो इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करेगा तभी तो वो उस इन्फॉर्मेशन को रिकॉर्ड करेगा। तो नेक्स्ट इज योर एम्बेडेड सिस्टम। एम्बेडेड सिस्टम का मतलब क्या है, सिस्टम बिल्ड इनटू अ डिवाइस टू कंट्रोल इट्स ऑपरेशन ऑटोमेटिकली। मतलब यहाँ पर हमारी जो सिस्टम है वो ऑटोमेटिकली ऑपरेट हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल आपकी वॉशिंग मशीन का कंट्रोल सिस्टम हो गया। मतलब वॉशिंग मशीन में क्या होता है, 15 मिनट का टाइमर लगाओ, वो 15 मिनट बाद आके ऑटोमेटिकली बंद हो जाती है। सो दीज आर नोन एज योर एम्बेडेड सिस्टम। नेक्स्ट इज योर ऑब्जेक्ट ड्राइवन वर्सेस प्रोडक्ट ड्राइवन। ऑब्जेक्ट ड्राइवन क्या होता है, ये हमारा ऑब्जेक्ट ड्राइवन प्रोजेक्ट्स आर डेवलप टू अचीव अ स्पेसिफिक गोल। तो ये हमारे डेवलप होते हैं एक स्पेसिफिक गोल को अचीव करने के लिए। इसका मेन फोकस क्या होता है कि भाई हमारे ऑब्जेक्टिव्स मीट करने चाहिए, हमें पूरे कंप्लीट प्रोजेक्ट से मतलब नहीं है। जो हमारे प्रोजेक्ट का ऑब्जेक्टिव है, अगर वो प्रोजेक्ट का ऑब्जेक्टिव उससे मीट कर रहा है तो ठीक है, वरना तो फिर ये चीज़ बेकार है। नेक्स्ट इज योर प्रोजेक्ट ड्राइवन ऑब्जेक्ट। प्रोजेक्ट ड्राइवन प्रोजेक्ट्स का मतलब क्या होता है, प्रोडक्ट ड्राइवन का, कि ये पूरे प्रोजेक्ट पर फोकस करता है कि हमारा जो पूरा प्रोजेक्ट है वो फंक्शनल होना चाहिए, पूरा का पूरा रेडी होना चाहिए कि यूज़र उसे यूज़ कर पाए। नेक्स्ट इज योर क्रिटिकल पाथ। क्रिटिकल पाथ का मतलब क्या है, एक लॉन्गेस्ट सीक्वेंस या फिर एक ऐसा सीक्वेंस, हम अपने प्रोजेक्ट बनाने के लिए एक ऐसा पाथ चूज़ कर रहे हैं जिसमें कि हमें सबसे कम टाइम लगे। मतलब अगर हमारे पास पाथ A है, B है, C है, D है, हमारे पास बहुत सारे पाथ है, तो हम अपने, अगर हमारे पास इतने सारे काम है ABCD, तो हम उसे ऐसे सीक्वेंस में लगाएं अपने काम को कि हमें उस काम को करने में बहुत मिनिमल टाइम लगे, मतलब सबसे कम टाइम लगे कि ऐसा पाथ हमें चूज़ करना है। तो ये क्या है, हमारा एक तरीका है अपने प्रोजेक्ट को विजुलाइज करने का। अगर कोई एक्टिविटी डिले हो जाती है हमारी क्रिटिकल पाथ में, तो पूरा प्रोजेक्ट हमारा डिले हो जाएगा, क्योंकि एक काम कंप्लीट होगा तभी हमारा दूसरा काम कंप्लीट होगा, एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट है। सो इट ऑल्सो शोज़ द इम्पॉर्टेंट टास्क इन द प्रोजेक्ट शेड्यूल, और ये पूरे हमारे इंपॉर्टेंट टास्क को भी शो करता है।
सो वी हैव 4 टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर भी पूछ लिए जाते हैं। तो वेरी फर्स्ट वन है सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर का मतलब क्या है, जो सारी चीज़ों को कंट्रोल कर रहा है, मैनेज कर रहा है कंप्यूटर के हार्डवेयर वगैरह को, फॉर एग्जाम्पल योर विंडो और लिनक्स। नेक्स्ट कम इज योर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर मतलब जो हम डिज़ाइन करते हैं ताकि यूज़र उसे अच्छे से यूज़ कर पाए, जैसे कि हमारा MS वर्ड हो गया, एक्सेल हो गया, पावर पॉइंट हो गया। उसके बाद आते हैं हमारा यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर हम बेसिकली प्रोटेक्शन के लिए बनाते हैं, जैसे कि आपका एंटीवायरस हो गया कोई भी, या फिर डिस्क क्लीनअप हो गया। नेक्स्ट इज योर प्रोजेक्ट सॉफ्टवेयर, प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर। प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर इज यूज्ड बाय प्रोग्रामर्स ही इसे यूज़ करते हैं, जैसे कि कंपाइलर हो गया, इंटरप्रेटर हो गया। अब मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, मतलब हम प्रोजेक्ट को इतनी देर से देख रहे हैं कि भाई हमें मैनेज करना है, प्रोजेक्ट मैनेज करना है, तो कुछ मोरल प्रिंसिपल्स भी होंगे जो हमें गाइड करते हैं कि कैसे वो चीज़ें मैनेज होती हैं। उन चीज़ों को ही हम पढ़ेंगे कि कैसे कैसे हमारा प्रोजेक्ट मैनेज होता है। द वेरी फर्स्ट वन इज़ योर डिवीजन ऑफ वर्क, मतलब हम अपने काम को छोटी छोटी चीज़ों में डिवाइड कर लें, स्मॉल टास्क में डिवाइड करते हैं और हर एक एम्प्लॉयज़ को देते हैं। क्योंकि अगर हमारे बहुत सारे एम्प्लॉयज़ हैं और हमने किसी को काम असाइन नहीं करा, 2 जनों को काम असाइन कर दिया और सारे के सारे खाली बैठे हैं, तो वही हमारा टाइम वेस्ट होगा। तो इससे बेटर क्या है, हम अपने काम को छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड करते हैं और सबको उनका हिस्सा देते हैं जो भी उन्हें काम करना है। तो उससे हमारा टाइम भी बचेगा, कॉस्ट भी बचेगी, बहुत सारी चीज़ें बच जाएंगी। ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैनेजर एक अथॉरिटी ले कि भाई उसे सबको ऑर्डर्स देने हैं और उसे इंश्योर करना है कि उसे रिस्पॉन्सिबल बनना है कि भाई जिसको काम दिया गया है वो अपना काम समय पर कंप्लीट कर रहा है या फिर नहीं, उसे इंश्योर करना है, उसे सारी चीज़ें चेक करनी है। द नेक्स्ट इज योर डिसिप्लिन। डिसिप्लिन का मतलब क्या है, एम्प्लॉयज़ को अपने रूल्स और रेगुलेशंस को, या फिर ऑर्गेनाइजेशन की जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में के अंडर वो काम कर रहे हैं उसकी पॉलिसीज़ को फॉलो करना है। यूनिटी ऑफ कमांड का मतलब क्या है कि हर एक एम्प्लॉय के पास ऑर्डर्स होने चाहिए और वो उस ऑर्डर को माने। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन का मतलब क्या है, जो हमारा मैनेजर है वो अच्छे से डायरेक्शन दिखाए, वो सही राह दिखाए लोगों को। स्केलर चेन का मतलब क्या है, देयर शुड बी क्लीन लाइन ऑफ अथॉरिटी फ्रॉम टॉप मैनेजमेंट टू लोअर लेवल, मतलब एक प्रॉपर क्लियर इंस्ट्रक्शंस होनी चाहिए सारी की सारी। ऑर्डर में क्या आता है, हमारा रिसोर्सेज और एम्प्लॉयज शुड बी प्लेस्ड इन अ राइट पोजीशन, मतलब ऐसा नहीं है कि भाई हम टेस्टिंग वाले बंदे को दे रहे हैं, डिज़ाइनिंग वाले बंदे को दे रहे हैं कि तुम कोडिंग करके दो, या फिर कोडिंग वाले बंदे को दे रहे हैं डिज़ाइनिंग करके दो। तो हमें रिसोर्सेज और एम्प्लॉयज़ को एक प्रॉपर ऑर्डर में रखना है, जिस फॉर्मेट में वो काम कर सकते हैं या जिस चीज़ के लिए वो एफिशिएंट है। सो नेक्स्ट इज योर मैनेजमेंट कंट्रोल। मैनेजमेंट कंट्रोल क्या है, हमारा एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम सारी चीज़ों को मैनेज करते हैं, हमारी एक्टिविटीज़ कैसे कैसे काम हो रहा है, प्लान हो रहे हैं, तो उसके कुछ मेन स्टेप्स होते हैं। द वेरी फर्स्ट स्टेप इज़ योर सेटिंग स्टैंडर्ड। सेटिंग स्टैंडर्ड का मतलब क्या है, हम अपने गोल्स बता रहे हैं, कैसे कैसे हमारे स्टैंडर्ड्स परफॉर्म होंगे। अब हमने स्टैंडर्ड्स देख लिया, मतलब अपने गोल्स को डिफाइन कर दिया, उसके बाद क्या करेंगे, हम मेजर करेंगे अपनी परफॉर्मेंस को। मेजरिंग परफॉर्मेंस से मतलब क्या है कि हम चेक करेंगे एक्चुअल प्रोग्रेस हमारा कितना हो रहा है उस एक्चुअल प्रोजेक्ट को बनाने के बाद। नेक्स्ट इज योर कंपेयरिंग रिजल्ट, मतलब स्टैंडर्ड सेट कर दिए हमने, परफॉर्मेंस को मेजर कर दिया। परफॉर्मेंस मेजर करने के बाद हम क्या करेंगे, रिजल्ट्स को कंपेयर करेंगे कि भाई हमने ये सोचा था और ये हमने बनाया है, तो हम उन दोनों चीज़ों को हम कंपेयर करेंगे। आफ्टर दैट टेकिंग करेक्टिव एक्शन, मतलब अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो उसे फिक्स करेंगे और अपने स्टैंडर्ड्स के साथ उसे मीट करेंगे। द नेक्स्ट टॉपिक इज़ योर प्रोजेक्ट पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, काफ़ी बार पूछा गया है ये PYQs में। So it is the process of selecting, managing and controlling a group of project to achieve the strategic goal of an organization। तो ये क्या है, हमारा एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम सेलेक्ट करते हैं अपने प्रोजेक्ट को, मैनेज करते हैं, कंट्रोल करते हैं एक बहुत ही बड़ा ग्रुप ऑफ प्रोजेक्ट को, ताकि हम अपने गोल्स को अचीव कर पाएँ। इट ऑल्सो हेल्प्स ऑर्गेनाइजेशन चूज़ द राइट प्रोजेक्ट, और ये हेल्प करता है ऑर्गेनाइजेशन को चूज़ करने के लिए राइट प्रोजेक्ट कि भाई वो देख पाए ऑर्गेनाइजेशन, मतलब कि कोई ऑर्गेनाइजेशन अगर वो किसी प्रोजेक्ट को ले रहा है तो वो चीज़ें देखेगा ना कि भाई हमारे पास इतने रिसोर्सेज हैं, इतना टाइम है, इतना बजट है, इतनी टेक्नोलॉजी है, इतने स्टाफ हैं, एवरीथिंग। सो ये हेल्प करता है बताने में कि भाई वो सारी चीज़ें हो पाएंगी या फिर नहीं। सो मेन ऑब्जेक्टिव क्या है हमारा प्रोजेक्ट पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का। द वेरी फर्स्ट वन इज़ योर एजाइल प्रोजेक्ट अलाइन प्रोजेक्ट्स विद बिजनेस स्ट्रैटेजी, मतलब हमारे प्रोजेक्ट्स को बिजनेस की स्ट्रैटेजीज़ के साथ एकदम अलाइन कर देता है। कोई बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी रखता है सारे मामलों में कि ये प्रोजेक्ट है, बिजनेस से ऐसे ऐसे लिंक करना है हमें। इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स को प्रायोरिटी देता है, जो लीस्ट इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट होते हैं उन्हें प्रायोरिटी नहीं देता है। इट यूजेस रिसोर्सेज एफिशिएंटली, हमारे जितने भी रिसोर्सेज होते हैं उन्हें बहुत ही एफिशिएंटली ये यूज़ करता है, सारे रिस्क को कम कर देता है हमारे प्रोजेक्ट के सिलेक्शन के टाइम। इट ऑल्सो इम्प्रूव ओवरऑल प्रोजेक्ट परफॉर्मेंस, जितनी भी हमारी प्रोजेक्ट की परफॉर्मेंस होती है उसे बहुत ज़्यादा इंप्रूव कर देता है। कुछ की एक्टिविटीज़ आती हैं हमारी
प्रोजेक्ट पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में द वेरी फर्स्ट वन इज़ योर प्रोजेक्ट आइडेंटिफिकेशन। क्या करना है हमें, देखो प्रोजेक्ट पोर्टफोलियो हमें मैनेज करनी है तो सबसे पहले हमें क्या करना है, प्रोजेक्ट को आइडेंटिफाई करना है कि हमारा प्रोजेक्ट कैसा है, हमें कैसे कैसे इसके साथ काम करना है। हमने प्रोजेक्ट को कर लिया आइडेंटिफाई करने के बाद हमें इस पूरे प्रोजेक्ट को करना है इवैल्यूएट, मतलब जो भी हमने प्रोजेक्ट ढूंढा है उसे और अच्छे से जांच पड़ताल करनी है, उसके बारे में कौन कौन से रिसोर्सेज उसमें लगेंगे। मतलब हमने प्रोजेक्ट को आइडेंटिफाई करा, आफ्टर दैट हमने उसे इवैल्यूएट करा कि भाई इसमें ये यूज़ होगा, ये चीज़ें रिसोर्सेज लगेंगी, ये हमें मेंबर्स लगेंगे, इतना स्टाफ चाहिए, इतना टाइम चाहिए, इतना कॉस्ट चाहिए। उसे इवैल्यूएट करने के बाद हम प्रोजेक्ट को सेलेक्ट करेंगे। मतलब हमने काफ़ी प्रोजेक्ट देखे, सबको आइडेंटिफाई करा, उसे इवैल्यूएट करा काफ़ी फैक्टर्स के बेसिस पर, और उन फैक्टर्स के बाद हमने एक प्रोजेक्ट को सेलेक्ट करा जो कि बेस्ट था, मतलब जो कि मार्केट फ्रेंडली था, यूज़र फ्रेंडली था, बजट फ्रेंडली था, टाइम फ्रेंडली था, एवरीथिंग। उस प्रोजेक्ट को हम सेलेक्ट करते हैं और प्रायोरिटी देते हैं अपने प्रोजेक्ट को, उस प्रोजेक्ट को प्रायोरिटाइज़ करते हैं। आफ्टर दैट हम क्या करेंगे, अपने प्रोजेक्ट को सेलेक्ट कर लिया, हमने प्रायोरिटाइज़ कर लिया, देन वी विल एलोकेट द रिसोर्सेज, एक रिसोर्स एलोकेट कर देंगे अपने प्रोजेक्ट के लिए। देन आफ्टर दैट हम क्या करेंगे, उसकी पोर्टफोलियो बनाएंगे, उस पूरे को मॉनिटर करेंगे और उसे कंट्रोल करेंगे। अब इसके बेनिफिट क्या होते हैं कि डिसीजन जो होता है हमारा वो बहुत अच्छे से लिया जाता है, मतलब बेटर डिसीजन मेकिंग होती है, एंड एफिशिएंट रिसोर्स मैनेजमेंट, जो भी हमारा रिसोर्स मैनेजमेंट होता है वो बहुत अच्छे से होता है, हमारे गोल्स को अचीव करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, प्रोजेक्ट को सक्सेस रेट बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो जाती है। इट ऑल्सो रिड्यूस अननेसेसरी और लो वैल्यू प्रोजेक्ट, मतलब जितने भी हमारे जो चीप प्रोजेक्ट्स होते हैं उन सबको प्रायोरिटी बहुत कम रखता है और हमें सिलेक्शन के चांसेस उनके कम हो जाते हैं। नेक्स्ट कम्स इज़ योर कॉस्ट बेनिफिट इवैल्यूएशन टेक्निक्स। सो कॉस्ट बेनिफिट इवैल्यूएशन टेक्निक क्या होती है, ये हम यूज़ करते हैं टू कंपेयर द कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट विद द बेनिफिट इट विल प्रोड्यूस टू डिसाइड वेदर द प्रोजेक्ट इट इज़ वर्थ और डूइंग। तो देखो इसका मतलब क्या है, कॉस्ट बेनिफिट इवैल्यूएशन टेक्निक का मतलब जो भी हम कोई प्रोजेक्ट बना रहे हैं हमने देखना है कि भाई इस प्रोजेक्ट से हमें कितना प्रॉफिट होने वाला है, अगर ये वर्थ इट है भी, मतलब हम बना रहे हैं हमें कुछ बचेगा भी, या फिर ऐसे ही हम बना रहे हैं, और अगर हमें जो बचेगा वो उतना बचेगा जितना हमें चाहिए उस प्रोजेक्ट से, जितना बचना चाहिए, या फिर ऐसे ही हम बेफालतू में अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, अपनी मेहनत वेस्ट कर रहे हैं। सो इसके अंदर कुछ टेक्निक्स आती हैं जिसके बेसिस पर हम ये कॉस्ट बेनिफिट इवैल्यूएट कर पाते हैं। इसका एक न्यूमेरिकल भी है जो कि मैंने इस चैप्टर के लास्ट में कराया हुआ है, तो वन शॉट को पूरा देखना क्योंकि वो PYQs में पूछा गया है, इस टाइप के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। सो वेरी फर्स्ट वन इज़ योर पे बैक पीरियड। तो पे बैक पीरियड का मतलब क्या है, कितना टाइम, कितने साल में जो हमने इन्वेस्ट करा, मतलब प्रोजेक्ट फ्री में तो बनता नहीं है, हमें थोड़े पैसे तो उसमें डालने पड़ते हैं, तो शुरू में हमने जितने पैसे डाले वो कितने साल में हमें वसूल हो गए, दैट इज़ नोन एज योर पे बैक पीरियड। तो इसके एडवांटेज क्या है, बहुत सिंपल है कैलकुलेट करना, इट डज़ नॉट कंसीडर प्रॉफिट आफ्टर पे बैक पीरियड। द नेक्स्ट इज योर नेट प्रेजेंट वैल्यू। नेट प्रेजेंट वैल्यू का मतलब क्या है, इट कैलकुलेट्स द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश बेनिफिट माइनस द प्रोजेक्ट कॉस्ट। तो ये क्या है, हमारी जो हमारी प्रेजेंट वैल्यू है बेनिफिट की माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कॉस्ट। अगला आता है हमारा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। ये सारे न्यूमेरिकल बेस्ड टर्म्स हैं, वैसे तो आपने न्यूमेरिकल करोगे तो बहुत अच्छे से समझ आ जाएंगे, बस यहाँ पर फिर भी एक बार देख लो, अगर थियोरेटिकल में आएगा तो थोड़ा बहुत इसके बारे में लिख पाओ। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है, हमें कितना रिटर्न मिल रहा है, मतलब इट मेजर्स द प्रॉफिट अर्न कंपेयर टू द इन्वेस्टमेंट कॉस्ट, कितना हमने दिया मतलब स्टार्टिंग में और कितना हमें प्रॉफिट हुआ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट से, साफ साफ हमें इस चीज़ का अंदाज़ा लग रहा है। नेक्स्ट इज योर बेनिफिट कॉस्ट रेशियो। बेनिफिट कॉस्ट रेशियो का मतलब क्या है, ये टोटल बेनिफिट को कंपेयर करता है। द नेक्स्ट इज योर रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट क्या है, हमारा एक ऐसा प्रोसेस है जो आइडेंटिफाई कर रहा है, एनालाइज कर रहा है, सारी चीज़ों को कंट्रोल कर रहा है, हमारे रिस्क को कंट्रोल कर रहा है कि भाई क्या क्या इफेक्ट हो रहे हैं हमारे प्रोजेक्ट में, मतलब क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से रिस्क आ सकता है हमारे प्रोजेक्ट में। सो रिस्क इज़ एनी अनसर्टेनेट इवेंट, मतलब रिस्क हमारा कोई भी एक अनसर्टेन इवेंट हो सकता है जो प्रॉब्लम्स को कॉज कर रहा है, जो डिले को कॉज कर रहा है हमारे प्रोजेक्ट्स में। अब स्टेप्स कौन कौन से होते हैं रिस्क को मैनेज करने के लिए। पहला स्टेप हमारा आता है रिस्क आइडेंटिफिकेशन, मतलब रिस्क को कैसे हमें ढूंढना है, ऐसा कौन सा रिस्क है, हम इसे कैसे ढूंढते हैं। तो सबसे पहले हमें रिस्क को ढूंढना है, अगर कोई भी अनसर्टेन इवेंट आया या फिर अनवांटेड इवेंट आया है हमारे प्रोजेक्ट में, हमें उसे ढूंढना पड़ेगा। ढूंढने के बाद हमें उसे एनालाइज करना पड़ेगा, अच्छे से एनालाइज करा, अब हमें उसे प्लान करना पड़ेगा कि भाई आ तो गया, अब हमें इसे ठीक कैसे करना है। प्लान करा, प्लान करने के बाद हमने उस पर कंट्रोल करा, मॉनिटर करा, उसके ऊपर काफ़ी टूल्स एंड टेक्निक्स लगाए, बग्स को, एरर्स वगैरह को ठीक करा, मतलब जो जो हम मेथड्स को अप्लाई कर सकते हैं उस रिस्क को हटाने के लिए, जितनी भी हम चीज़ें कर सकते हैं, प्री प्लानिंग कर सकते हैं अपनी चीज़ों को, या फिर जिन चीज़ों को डालने से हमारे प्रोजेक्ट में दिक्कत आ सकती है उन चीज़ों को अवॉइड करके उसका कुछ ऑल्टरनेटिव सोल्यूशन ढूंढ सकते हैं।
सो दिस इज़ योर फाइनल एंड इनिशियल स्टेप इन योर रिस्क मैनेजमेंट. हमें मॉनिटर करना है, कंट्रोल करना है. द नेक्स्ट टॉपिक इज़ योर स्ट्रैटेजिक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट. स्ट्रैटेजिक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट क्या है? हमारा एक ऐसा प्रोसेस, मतलब स्ट्रैटेजी बनाना. कहते हैं ना कभी कभी कि भाई इसकी स्ट्रैटेजी अच्छी थी इसलिए ये जीत गया, वरना ये चीज़ तो हमें भी आती थी. तो वही चीज़ है यहाँ पर स्ट्रैटेजिक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट से. इट इज़ द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग एंड मैनेजिंग प्रोजेक्ट सो दैट दी सपोर्ट अ लॉन्ग टर्म गोल. मतलब हम एक इस तरीके से अपने प्रोजेक्ट को प्लान कर रहे हैं कि वो एक लॉन्ग टर्म गोल को सपोर्ट करे, बहुत लंबे टाइम तक हमें सपोर्ट करे. हमारा जो प्रोजेक्ट की लाइफ टाइम है, जो लाइफ साइकिल है, वो बहुत ही लंबी चले. इट इंश्योर दैट प्रोजेक्ट कॉन्ट्रीब्यूट टू द ओवरऑल बिजनेस ऑब्जेक्टिव. ये इंश्योर करता है कि जो हमारा प्रोजेक्ट है वो कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है ओवरऑल बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स पर. अब इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या होते हैं कि ये अलाइन करता है प्रोजेक्ट को ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रैटेजीज़ के साथ. इट ऑल्सो इम्प्रूव डिसीजन मेकिंग को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव कर देता है. इट यूज़ रिसोर्सेज इफेक्टिवली. हमारे जो भी रिसोर्सेज होते हैं उसे बहुत अच्छे से यूज़ करता है. इट ऑल्सो इंक्रीज प्रोजेक्ट सक्सेस रेट. प्रोजेक्ट के सक्सेस रेट को बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर देता है. कौन कौन सी एक्टिविटीज़ होती हैं हमारी स्ट्रैटेजिक प्लानिंग में? पहले तो हमें बहुत अच्छी प्लानिंग करनी होगी. सबसे पहले अगर हम कोई प्रोजेक्ट को स्ट्रैटेजी बना रहे हैं तो सबसे पहले हमारी जो मेन की होती है वो हमारी पूरी की पूरी प्लानिंग के ऊपर डिपेंड होती है. जितने अच्छे से हम प्लान करेंगे उतने अच्छे से ही हमारी चीज़ हो पाएगी. सो स्ट्रैटेजिक प्लानिंग. नेक्स्ट इज योर प्रोजेक्ट सिलेक्शन, कि कैसा प्रोजेक्ट हमने सेलेक्ट करा है. प्रोजेक्ट सिलेक्शन भी एक अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है कि कैसा प्रोजेक्ट आपने सेलेक्ट करा है. अगर आपका प्रोजेक्ट अच्छा होगा, सेलेक्टिव होगा, मतलब उसकी मार्केट ग्रोथ अच्छी होगी, तो उतना ही चांसेस होंगे उसके मार्केट में सर्वाइव करने के. नेक्स्ट इज योर रिसोर्स एलोकेशन, कि किस तरीके से आपने रिसोर्स को एलोकेट करा है अपने प्रोजेक्ट के अंदर. नेक्स्ट इज योर मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल. अगर आपने रिसोर्स एलोकेट तो कर दिया लेकिन उन्हें मॉनिटर टाइम टू टाइम करा है, आपने इंश्योर करा है जो टीम आपने असाइन करी है प्रोजेक्ट को बनाने के लिए वो सही से काम कर भी रही है या फिर नहीं, वो कंट्रोल करना है आपने. देन नेक्स्ट इज योर बेनिफिट्स. अब बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं हमारे स्ट्रैटेजिक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के? अच्छे से अलाइनमेंट हो जाता है बिजनेस गोल्स के साथ. रिसोर्स यूटिलाइजेशन बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हो जाता है. प्रोजेक्ट की परफॉर्मेंस बढ़ जाती है और ऑर्गेनाइजेशन को बहुत ज़्यादा एडवांटेज होते हैं. अब कौन कौन से हमारे स्टेप्स होते हैं प्रोजेक्ट प्लानिंग में? सबसे पहले हमें ऑब्जेक्टिव डिफाइन करना है. ऑब्जेक्टिव डिफाइन करने के बाद उसका स्कोप बताना है. स्कोप बता दिया. स्कोप के बाद हमें उसका स्ट्रक्चर बनाना है. पूरा का पूरा स्ट्रक्चर बना दिया. अगर हम किसी चीज़ को प्लान कर रहे हैं तो भाई प्लान कैसे करेंगे? हमने देखना है उस प्रोजेक्ट का ऑब्जेक्टिव क्या है, स्कोप क्या है, कैसे कैसे वो बनेगा, कैसे कैसे हम उसे टुकड़ों में तोड़ सकते हैं कि ये काम हम इसे दे दें, ये काम इसे दे दें. उसकी टाइम कितना लगेगा उसे बनाने में, कितनी कॉस्ट लगेगी, कौन कौन से रिसोर्सेज लगेंगे, कैसे कैसे हमें उसे शेड्यूल करना है, क्या क्या रिस्क आएगा उस चीज़ में, कैसे कैसे हमें मॉनिटर करना है. सो दिस वाज ऑल अबाउट द थ्योरेटिकल पार्ट. अब हम आते हैं न्यूमेरिकल की तरफ. न्यूमेरिकल हमारा आता है, काफ़ी बार ये पूछ लिया गया है तो मैंने एक PYQ का क्वेश्चन ही ले लिया है ताकि आपको एक आइडिया लग जाए. सो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है. हमारे पास 4 प्रोजेक्ट्स हैं और यहाँ पर ईयर मेंशन करें हैं. मतलब 0 का मतलब है इनिशियल ईयर मतलब इस ईयर में हमने स्टार्ट करा और इतनी इन्वेस्टमेंट हमने इन प्रोजेक्ट्स में लगाई. मतलब प्रोजेक्ट 1 में हमने लगाया 100,000 रुपीज़ हमने लगाया है यहाँ पर इस प्रोजेक्ट को बनाने में. देन वी हैव 1 2 3 4 5 ईयर्स का इन्होंने रिकॉर्ड दे रखा है कि भाई फर्स्ट ईयर में इतना, सेकेंड ईयर में इतना, थर्ड ईयर में इतना पैसे आए, फोर्थ ईयर में इतने पैसे आए, फिफ्थ ईयर में इतने पैसे आए. तो हमें क्या करना है? कैलकुलेट करना है नेट प्रॉफिट, पे बैक पीरियड, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, नेट वैल्यू, नेट प्रेजेंट वैल्यू और डिस्काउंट रेट. तो क्वेश्चन में डिस्काउंट रेट 10% ऑलरेडी गिवन था, तो डिस्काउंट रेट हम कैसे निकालेंगे? 10% हमें दिया हुआ है तो 10/100 क्या हो जाएगा हमारा? 0.1. दिस वाज वेरी सिंपल. सबसे पहली चीज़ हमारी आती है नेट प्रॉफिट. नेट प्रॉफिट कैसे निकालते हैं? देखो अगर मैं आपसे बोलूँ कि आपने क्या नाम है 5 रुपये की पेंसिल खरीदी और 10 रुपये में वो सेल कर दी, तो आपको प्रॉफिट कितना हुआ? नेट प्रॉफिट कितना हुआ? 5 रुपये का. अगर 5 रुपये की आपने कोई पेंसिल खरीदी है और 10 रुपये में बेच दिया तो 5 रुपये का आपको प्रॉफिट हुआ. तो वही चीज़ है ये नेट प्रॉफिट. नेट प्रॉफिट क्या है हमारा? अगर इतने हमने इन्वेस्ट करे थे अपने प्रोजेक्ट के स्टार्टिंग में, तो वो प्रोजेक्ट को जितना टाइम लगा उसे बनने में, तो हमें कितने कितने पैसे हमें मिले उस प्रोजेक्ट में. मतलब पहले साल में, दूसरे साल में, तीसरे को, सबको हम क्या करेंगे? यहाँ से यहाँ तक सबको हम करेंगे ऐड. इन सब का एडिशन को हम बोलते हैं कैश इनफ्लो. क्या बोलते हैं? कैश इनफ्लो. सो नेट प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है? मीन ऑफ कैश इनफ्लो माइनस जितने हमने इन्वेस्ट करे हैं. मतलब हम क्या करेंगे? इन सबको ऐड करेंगे, जितना जितना हमने कमाया है इन सबको ऐड करेंगे
और उसमें से माइनस कर देंगे जितने हमने इन्वेस्ट करे थे, जितने पैसे हमने लगाए थे। ये माइनस से गड़बड़ाना मत, ये माइनस नहीं है, इसका मतलब है यहाँ पर ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ था कि नेगेटिव साइन हमारा फिगर कर रहा है कि ये इनिशियल इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। उसके बाद नेट प्रॉफिट हमने निकाल लिया, नेट प्रॉफिट सारी चीज़ों को ऐड करके हमने माइनस कर दिया अपने इन्वेस्टमेंट से। एंड एक और चीज़ नोट करना, मैं प्रोजेक्ट 1 का सारी चीज़ें कैलकुलेट करना बता रही हूँ, आपका होमवर्क रहेगा प्रोजेक्ट 2, प्रोजेक्ट 3 और प्रोजेक्ट 4 को कैलकुलेट करना। प्रोजेक्ट 2, प्रोजेक्ट 3 और प्रोजेक्ट 4 की सारी चीज़ों को कैलकुलेट करके मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर चाहिए आप सभी लोगों से, क्योंकि मुझे अपनी ऑडियंस से बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं कि यस आप लोगों को समझ आ गया होगा, और समझ आया होगा तो प्लीज़ आंसर ज़रूर लिखना। नेक्स्ट है आपका पे बैक पीरियड। पे बैक पीरियड मैंने आपको बताया था जब हम थ्योरी पढ़ रहे थे कि कितने टाइम में हमारे को उतना पैसा वापस मिल गया जितना हमने इन्वेस्ट करा था। सो यहाँ पर हम प्रॉफिट की बात नहीं कर रहे, हम उतना ही पैसे की बात कर रहे हैं। सो हमने कितना इन्वेस्ट करता, 1 लाख रुपीज़ हमने इन्वेस्ट करे थे। फर्स्ट ईयर में हमें कितने मिले, 10,000 रुपीज़ मिले। 10,000 रुपीज़ मिले तो हमने क्या करना है, इन्हें माइनस कर देना। माइनस करने से हमें क्या मिला, -90,000। सेकेंड ईयर में क्या हुआ, अब हम क्या करेंगे, इसी वाली अमाउंट को लेंगे जो हमने माइनस करके मिली है, इसी वाली अमाउंट को लेंगे, इसे लिखेंगे, प्लस जो हमें सेकंड ईयर में जितने पैसे मिले, मतलब सेकंड ईयर में हमें जितने पैसे मिले उसे लिखेंगे। सेकंड ईयर में हमें जितने पैसे मिले उतने लिखे, दोनों को फिर से माइनस करा, हमारे पास क्या आ रहा है, -80,000। उसके बाद थर्ड ईयर में फिर से हम इस अमाउंट को लिखेंगे जितना हमें थर्ड ईयर में मिला, -70,000। देन फोर्थ ईयर में इस वाले अमाउंट को लिखा, जितना हमने इन्वेस्ट करा था, मतलब जितना हमें प्रॉफिट हुआ उस चीज़ को लिखेंगे, जितने हमें पैसे मिले। तो हमें यहाँ पर -50,000 मिले, मतलब अभी भी हमारी पूरी पैसे वसूली नहीं हुई है। अब फिफ्थ ईयर में आते हैं, इस अमाउंट को लिखेंगे और जितना हमें प्रॉफिट हुआ, यहाँ पर हमें प्रॉफिट हुआ 1 लाख रुपीज़ का, सो मैंने ऐड करेंगे तो यहाँ पर हमारी एक पॉजिटिव वैल्यू आ जाती है। पॉजिटिव वैल्यू का मतलब है हमें इतने रुपए का प्रॉफिट हुआ है, क्योंकि ये हमारी वैल्यू नेट प्रॉफिट के इक्वल है, मतलब इतने रुपए का हमें प्रॉफिट हुआ है। तो अब हमें पैसे कब वापस मिले, पैसे वापस मिले तो हमें वो तब पता चलेगा अगर यहाँ पर ज़ीरो आ जाता तो मतलब हमें फिफ्थ ईयर में हमारा पूरी के पूरी पैसे वसूली हो गई है। लेकिन अभी हमें नहीं पता, कहीं भी ज़ीरो नहीं आया, यहाँ पर नेगेटिव वैल्यू है, लेकिन हम एक एस्टिमेशन लगा सकते हैं कि जो हमारे पैसे पूरे के पूरे वसूल हुए हैं वो 4th से 5th ईयर के बीच में हुए हैं, क्योंकि 4th ईयर में हमारे पास सिर्फ 50,000 रुपये कम रह गए थे, हम पूरा अकोमोडेट करने वाले थे, और 5th ईयर तक हमें प्रॉफिट हो गया। तो क्या हम पे बैक पीरियड बोल सकते हैं कि हमारा 4.5 ईयर्स में हुआ, विदिन 4.5 ईयर्स, कि हमें जो पैसे जितने हमने इन्वेस्ट करे थे 1 लाख, वो हमारे कहीं ना कहीं 4th और 5th ईयर के बीच में हमें उतने पैसे हमें वापस मिल गए जितने हमने इन्वेस्ट करे थे। नेक्स्ट आता है आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, जो भी हमारी नेट प्रॉफिट है अपॉन इनिशियल इन्वेस्टमेंट इनटू 100। नेट प्रॉफिट क्या थी हमारी, 50,000 थी, और इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितने पैसे हमने इनिशियली इन्वेस्ट करे थे, दैट वाज योर 1 लाख। अब इन दोनों को डिवाइड करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमें पता चल जाएगा हमारा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। नेक्स्ट इज योर नेट प्रॉफिट वैल्यू, सॉरी नेट प्रेजेंट वैल्यू। तो नेट प्रेजेंट वैल्यू को कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसका फॉर्मूला है योर कैश फ्लो, मीन ऑफ कैश फ्लो अपॉन 1 + r की पावर t माइनस इन्वेस्टमेंट। तो देखो इसका मीन है, कैश फ्लो का मतलब क्या है, जो आपका प्रोजेक्ट 1 था, प्रोजेक्ट 1 में आपका जो फर्स्ट ईयर का इंस्टॉलमेंट था, मतलब फर्स्ट ईयर में आपको कितने पैसे मिले उतने पैसे लिखने हैं, हमने सारे पैसे नहीं लिखने, सिर्फ उतने पैसे लिखने हैं। देखो यहाँ पर फर्स्ट ईयर में आपका ये था 10,000, तो आपने क्या लिखना है 10,000 अपॉन 1 प्लस r, अभी r हमने पीछे यहाँ पर कैलकुलेट करा था, डिस्काउंट रेट कितना था हमारा 0.1, तो सिमिलर वे में हमने यहाँ पर डिस्काउंट लिख देना है 0.1। टाइम क्या, ये हमारा फर्स्ट ईयर का रिकॉर्ड है तो टाइम में हम लिखेंगे 1। देन आफ्टर दैट प्लस, अब हम सेकेंड ईयर का लिखेंगे। सेकेंड ईयर में कितना था हमारा, सेकेंड ईयर में भी हमारा 10,000 था, तो हम फिर से यहाँ पर 10,000 लिखेंगे। 10,000 के बाद 1, r कितना है हमारा 0.1, t में अब क्या लिखेंगे, हम 2 लिखेंगे क्योंकि ये सेकेंड ईयर का है। फिर से हम देखेंगे थर्ड ईयर में हमारे 10,000 रुपीज़ लगे, 10,000 में फिर से 1, रेट हमारा 0.1 है, अब टाइम क्या हो जाएगा हमारा 3। तो सिमिलर वे में हम पाँचों ईयर का रिकॉर्ड डालेंगे यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, और उस सबको ऐड करने के बाद हम क्या करेंगे, इन्वेस्टमेंट से माइनस कर देंगे, मतलब हमने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करे थे उन सब से हम माइनस कर देंगे, तो हमें मिल जाएगा एक नेट प्रेजेंट वैल्यू। जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आएगी 620.89। सो दिस इज़ योर नेट प्रेजेंट वैल्यू। अब आपको मैं होमवर्क दे रही हूँ कि आपको प्रोजेक्ट 2
3 और 4 की वैल्यूज़ निकाल के, सारी वैल्यूज़ मुझे निकाल के कमेंट करके बतानी है। एंड थैंक यू, बाय दिस वी हैव कंप्लीटेड दिस यूनिट।